अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 4.1 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, ये इस तरह का सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसीलिए इसकी दो मेन टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल्स। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जबकि गैल्वेनिक सेल में इसका रिवर्स होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, क्योंकि हमें पता है कि जब एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा यानी कि ऑक्सीडेशन करेगा, उसी वक्त दूसरा सब्सटेंस उसको गेन करेगा। तो जब एक लॉस करता है दूसरा गेन करता है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, या सिंपली इसको हम रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज भी होती है या एनर्जी रिक्वायर भी कर सकता है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जो खुद ब खुद होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। खुद ब खुद होने का मतलब ये है कि उसके लिए हमें कोई कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। जैसे अगर हम देखें तो पानी जो है उसको हम ऊपर से नीचे अगर हमने लेके जाना है तो वो खुद ब खुद मूव कर सकता है ऊपर से नीचे तक। लेकिन अगर हम यही काम उल्टा करें, मतलब पानी को नीचे से हमें ऊपर लेके जाना हो, तो ये खुद ब खुद मूव नहीं कर सकता। हम मोटर यूज़ करते हैं, कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि पानी को नीचे से हम ऊपर पहुंचा सके। इसका मतलब ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है जिसको करने के लिए हमें कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम किसी भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट कर जाता है, और हमें पता है कि आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो वो कंपाउंड्स जो पानी में जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि NaCl को वाटर में डिसॉल्व करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, KCl, HCl, NaOH, ये सब वाटर में डिसॉल्व होकर अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अगर इसके ऑपोजिट होगा, मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज और बेंजीन के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो उनके सॉल्यूशन को हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को किया जा सके। इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक वेसल होता है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अभी हमने बात की थी, ऐसा सब्सटेंस जैसे जो वाटर में जाके आयोनाइज हो जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इसमें हम दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। इनर्ट का मतलब जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, और एक बैटरी सोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाती है, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हमने एक कॉन्टिन्यूस बैटरी सोर्स जो है वो प्रोवाइड किया होता है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। क्योंकि हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है, जैसे हमने MX कंपाउंड यूज़ किया है, जब ये वाटर में जाएगा तो M पॉजिटिव और X जो है वो नेगेटिव में स्प्लिट हो जाएगा। हमने दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए हैं, एक एज एनोड काम करेगा और दूसरा एज कैथोड काम करेगा। जो एनोड टर्मिनल होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है।
जो कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा और जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली एनोड में क्या होगा, जो नेगेटिव आयंस होंगे ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे और एक न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लो करेंगे थ्रू सर्किट टूवर्ड द कैथोड और कैथोड पे जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। Concept Assessment Exercise 4.1 Sketch an electrolytic cell for the electrolysis of fused KCl। Fused KCl का मतलब है हमने molten KCl को यूज़ करना है एज इलेक्ट्रोलाइट। हम लेंगे एक वेसल, उसमें मोल्टन KCl डालेंगे, मतलब कि पॉजिटिव आयंस होंगे और Cl नेगेटिव आयन होंगे। एक हम लेंगे एनोड इलेक्ट्रोड और दूसरा हम लेंगे कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इनको हमने कनेक्ट किया होगा विद बैटरी। जो पॉजिटिव हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टुवर्ड द पॉजिटिव। जो नेगेटिव होंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आके इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कैथोड की तरफ जाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव जो है वो गेन करके न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है फ्यूज्ड KCl का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में स्केच अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक cell for the electrolysis of fused sodium chloride, indicate the direction of the flow of electron, identify anode and cathode। सेम इस तरह जैसे हम लोगों ने KCl के लिए बनाया था, हमने NaCl के लिए भी बनाना है। हमने मोल्टन NaCl यूज़ किया है। Na पॉजिटिव सोल्यूशन में होंगे और Cl नेगेटिव होंगे। एक एनोड इलेक्ट्रोड लेंगे और दूसरा कैथोड लेंगे। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसीलिए जो एन आयंस होंगे वो मूव करेंगे एनोड की तरफ और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि जो सोडियम पॉजिटिव है ये मूव करेगा टूवर्ड द कैथोड, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड। टॉपिक 4.2 इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो खुद ब खुद नहीं हो सकता, जिसके लिए हमें कॉन्टीन्यूसली एनर्जी सप्लाई करनी होती है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टेन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्वस फॉर्म में भी। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दो रॉड्स हम यूज़ करते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जबकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज़ किया होता है, चूँकि वो आयंस में स्प्लिट होता है, तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। इसको हम अब डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मतलब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है मोल्टन सोडियम क्लोराइड को। इस सेल को हम डाउन सेल कहते हैं और इससे हम सोडियम मेटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने दो रॉड्स ली हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड को हमने आयरन से बनाया है और एनोड को हमने कार्बन से बनाया है। जो एनोड होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आयंस जो हैं सोडियम पॉजिटिव है और क्लोरीन नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा।
जो नेगेटिव आयंस होते हैं जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो Cl जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि सोडियम आयंस जब नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह सोडियम मेटल की प्रोडक्शन हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है डाउन सेल का वो इस तरह का होता है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये हम लोगों ने एनोड यूज़ किया है, ठीक है, ये एनोड है, और यहाँ पर ये इस तरह गोल सा सर्कल में कैथोड होता है। तो यहाँ पर ये और ये जो है ये कैथोड है। इन दोनों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है विद द बैटरी, विद द वोल्टेज सोर्स। तो ये इस तरह आपस में कनेक्टेड है और ये हमारा मोल्टन NaCl है जो हम कॉन्टीन्यूसली ऐड कर रहे हैं। जो एनोड है वहाँ पर क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन होती है, जो ऊपर की तरफ क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन जो है आप नोट कर सकते हैं यहाँ से उसको रिमूव किया जाता है, जबकि कैथोड पर सोडियम की प्रोडक्शन होती है और सोडियम मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है और उसको यहाँ से रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में लेड क्लोराइड यानी कि लेड के और क्लोराइड के आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोड्स के लिए हम प्लैटिनम या ग्रेफाइट यूज़ करते हैं और इस रिएक्शन को हम लोग अबव 327 डिग्री सेंटीग्रेड करवाते हैं। रीज़न ये होती है कि लेड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसीलिए हम 327 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने लेड क्लोराइड यूज़ किया है, सॉल्यूशन में लेड और क्लोराइड आयंस हैं। लेड पॉजिटिव आयन है, इसीलिए ये कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोराइड नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड की तरफ मूव करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हुआ था। और जो लेड आयंस होंगे ये जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम लेड जो है उसको प्रोड्यूस कर लेंगे एट कैथोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन। जैसे पहले हम लोगों ने मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज़ किया था, अब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं। इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों ने प्लैटिनम या ग्रेफाइट लिया। अब जब हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन यूज़ किया, इट मीन्स के सॉल्यूशन के अंदर ना सिर्फ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि वाटर है इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव भी होंगे और OH नेगेटिव भी होंगे। तो टोटल 4 टाइप के आयंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। 2 रॉड्स हम यूज़ करेंगे, एक हम यूज़ करेंगे एनोड और दूसरा हम यूज़ करेंगे कैथोड। ये आ गया एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा है नेगेटिवली चार्ज कैथोड जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब 2 तरह के आयंस हैं, तो जो पॉजिटिव आयंस होंगे ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, तो सोडियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करेंगे और Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव मूव करेंगे टूवर्ड द एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव जो है इन दोनों में से कौन सा अब आयन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? OH जो है वो इजीली रिड्यूस हो सकता है, लेकिन चूंकि ये हम लोगों ने कंसनट्रेटेड NaCl लिया हुआ है, इसीलिए क्लोरीन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि कैथोड पे सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। H पॉजिटिव आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए H पॉजिटिव आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एट कैथोड, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है एट एनोड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्यूशन में पीछे रह जाता है। ये आप देख सकते हैं कि क्लोराइड आयंस जो है ये एनोड की तरफ मूव हुए हैं और इन्होंने क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन की है, जबकि
एच आइंस जो है वो मूव किए हैं टूवर्ड कैथोड और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो गई है। सॉल्यूशन में पीछे OH नेगेटिव रह गया है और Na पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रह गया है पीछे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट मतलब कि NaCl का सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसमें जो वाटर है उसकी अमाउंट ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है एट एनोड Cl नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बजाय OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है और इसका पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का ज़्यादा होता है। इसीलिए OH नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कैथोड पे रिएक्शन सेम होता है। हाइड्रोजन आइंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कैथोड में और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई है एनोड पे। तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। आप नोट कर सकते हैं कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तब भी ऐसा ही होगा। सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयन होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे वाटर के, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के H पॉजिटिव आयन होंगे और सल्फेट नेगेटिव आयन्स होंगे। कैथोड और एक एनोड होता है, जो पॉजिटिव आयन्स होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड द कैथोड, और हमें पता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स ही पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव आयन्स जो हैं जब ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर रिडक्शन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि जो नेगेटिव आयन्स हैं वो दो हैं, एक सल्फेट आयन है और एक OH आयन है। OH आयन्स के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये सल्फेट आयन से ज़्यादा होता है, इसीलिए एनोड पे OH नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स क्या हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें हम लोगों ने प्लैटिनम कैथोड यूज़ किया है और प्लैटिनम एनोड, जबकि हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एज इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है। आप नोट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हो रही है एट एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, अगर हम कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करें और प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो फिर क्या होगा। क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयंस होंगे, सल्फेट के आयंस होंगे, और चूँकि ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है इसीलिए H पॉजिटिव के आयन भी होंगे और OH नेगेटिव के आयन भी होंगे। दो रॉड्स हमने यूज़ की होंगी, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव आयंस हैं, ये मूव करेंगे टुवर्ड द एनोड, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नेगेटिव आयंस है सल्फेट और OH नेगेटिव, ये मूव करेंगे टुवर्ड द पॉजिटिव एनोड। इसी तरह जो पॉजिटिव कॉपर आयंस और H पॉजिटिव आयंस ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, बैटरी से कनेक्टेड हैं। अब एनोड पे चूंकि दो आयंस हैं, सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन, तो OH नेगेटिव का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो सल्फेट आयन से ज़्यादा होता है। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो OH नेगेटिव का चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन करता है एनोड पे। जबकि कैथोड पे कॉपर आयंस भी हैं, H पॉजिटिव आयंस भी हैं, और कॉपर आयंस का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो H पॉजिटिव आयंस से ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड यानी कि कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर हम यही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज़ करें लेकिन हम कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करें तो फिर क्या होता है, हम दोनों रॉड्स कॉपर की यूज़ करते हैं, एक जो है उसको एनोड बनाते हैं और दूसरे को हम कैथोड बनाते हैं। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कॉपर आयंस का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा,
जबकि एनोड पे कॉपर इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि कॉपर जो है, क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए। तो रॉड को हम कॉपर इसीलिए बनाते हैं ताकि इस रॉड में से जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, कॉपर सॉलिड जो है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयंस में स्प्लिट हो जाए। आयंस में जब जाएगा तो कॉपर सॉल्यूशन में आ जाएगा। यही कॉपर के आयंस जो है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पे। तो कॉन्टिन्यूसली कॉपर यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करता जाएगा। जो रॉड है ये छोटी होती जाएगी और ये रॉड बड़ी होती जाएगी, मतलब कॉपर यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इम्प्योर कॉपर रॉड जो है वो एनोड होगी, जो प्योर कॉपर रॉड है वो कैथोड होगी। और इलेक्ट्रोलिसिस जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है। इम्प्योरिटीज़ जो है वो बॉटम में फॉल कर जाएंगी। तो ये एक बेसिक सेटअप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आप नोट कर सकते हैं जो एनोड है वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है क्योंकि यहाँ से कॉपर आइंस मूव कर रहे हैं टूवर्ड द कैथोड और कॉपर सारा डिपॉजिट हो रहा है ऑन द कैथोड। टॉपिक 4.3 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड्स। हैलाइड कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें हेलोजन के आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन हैं। अगर किसी कंपाउंड में इनके आयंस क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन प्रेजेंट होंगे तो उनको हम हैलाइड कंपाउंड्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट हैं ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन पे कि हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले रहे हैं या कंसनट्रेटेड। सबसे पहले हम डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे। डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड में आप नोट करें कि हमारे पास एक हैलाइड आयन यानी कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। उसके लिए हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स लेंगे, एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हमने कनेक्ट किया होता है विद बैटरी। अब हम लोगों ने डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सोडियम के आयन होंगे, क्लोराइड के आयन होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे एंड OH नेगेटिव आयन होंगे। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एनोड की तरफ मूव करेंगे क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्जेस क्लोराइड आयन है और OH के आयन हैं। क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, OH की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और OH की टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एट एनोड, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड। जब OH इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस यानी कि हाइड्रोजन के आयंस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी एनोड पे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी कैथोड पे। फॉर एग्जांपल जैसे डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन लिया तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुई एनोड पे और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। अब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन की, जैसे कि हम लोग कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्राइन सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को। सेम यही फिनोमेना जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था वही होगा। 2 रॉड्स होंगी एनोड एंड कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों बैटरी से कनेक्टेड होंगे। सॉल्यूशन के अंदर सोडियम के आयन होंगे, क्लोराइड के आयन होंगे, H पॉजिटिव होंगे और OH नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव
एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो OH नेगेटिव हैं और Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पर चूंकि हम कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी। वैसे तो OH आयंस जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन क्लोराइड आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड पे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और क्लोरीन गैस बना लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कैथोड की तरफ और कैथोड पे सेम जैसे पहले होता था हाइड्रोजन के आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा था, एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एनोड पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड पे जो फिनोमेना है वो सेम है। तो हमने ये याद रखना है, डाइल्यूट सोल्यूशन में ऑक्सीजन एनोड पे प्रोड्यूस होती है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में हेलोजन प्रोड्यूस होता है एनोड पे, जबकि कैथोड में दोनों केसेस में हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है। टॉपिक 4.4 इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपोजिशन यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाते हैं। इस प्रोसेस में हम जिस ऑब्जेक्ट की प्लेटिंग करते हैं उसको हम कैथोड का बनाते हैं और जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसको एनोड का बनाते हैं। जैसे अगर हमने टिन की प्लेटिंग करनी है स्टील के ऊपर तो स्टील कैथोड होगा और टिन एनोड होगा। जिसकी हम प्लेटिंग करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने टिन की प्लेटिंग करनी थी तो टिन का ही सोल्यूशन हम लेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो एनोड की थिन लेयर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग हम करते हैं ताकि हम स्टील को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकें। तो चूंकि हमने जिंक की प्लेटिंग करनी है तो जिंक को एनोड बनाएंगे। यह है एनोड जो हमने जिंक का बनाया हुआ है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा इलेक्ट्रोड हम लेंगे कैथोड का और कैथोड हम लेंगे स्टील का। इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि हमने जिंक की प्लेटिंग करनी है इसीलिए हम इनको जिंक के सॉल्यूशन में डिप करेंगे। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम जिंक साइनाइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया है एज इलेक्ट्रोलाइट और इसमें हम सोडियम साइनाइड ऐड करेंगे ताकि इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो ये रिएक्शन फिर नहीं हो सकता। क्योंकि हमने जिंक को एनोड का बनाया हुआ है तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर मूव करेंगे टुवर्ड कैथोड। जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक सॉल्यूशन में आ जाएगा और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैथोड पे जाके जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टील के ऊपर ही यानी कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एनोड की एक थिन लेयर कैथोड पे लगती जाएगी। जैसे भी हमने बात की कि हमने जिंक पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन लिया है, जब ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये पोटेशियम और जिंक साइनाइड में स्प्लिट कर जाएगा। जिंक साइनाइड फर्दर जिंक आयंस और साइनाइड आयंस में स्प्लिट कर जाएगा। जैसे भी हमने डिस्कस किया कि जिंक एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही जिंक के आयंस जब कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर ये जिंक डिपॉजिट हो जाएगा स्टील के ऊपर। सोडियम साइनाइड जैसे भी हमने डिस्कस किया कि ये यूज़ किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रोलाइट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट कर सकें। यहाँ पर हमने साइनाइड आयंस यूज़ किए हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए जब भी हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो इस वेस्ट मटेरियल को हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं करते रिवर्स और स्ट्रीम्स में, क्योंकि ये फिश और एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है। टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग हम यूज़ करते हैं फूड कैंस के लिए। क्योंकि हम टिन की प्लेटिंग कर रहे हैं तो एनोड जो है वो टिन का होगा। एनोड टिन। इसी तरह हमने स्टील के ऊपर प्लेटिंग करनी है इसीलिए कैथोड स्टील का होगा। इनको हम कनेक्ट करेंगे विद बैटरी।
और हमने इसको डिप करना है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे एनोड का। एनोड हम टिन का यूज़ करें तो टिन के सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे। तो टिन के सॉल्यूशन हमने लिया है स्टेनस सल्फेट। इसमें हम कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि टिन को हमने एनोड यूज़ किया है तो टिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ मूव करेंगे। जब टिन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके आयन सॉल्यूशन में आ जाएंगे और ये मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। इस तरह टिन की एक थिन लेयर कैथोड यानी कि स्टील के ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। हम लोगों ने स्टेनलेस सल्फेट लिया। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये पानी में जाकर टिन और सल्फेट के आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। टिन एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएंगे। टिन के आयंस कैथोड से वो इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। क्रोमियम प्लेटिंग हम डायरेक्टली नहीं करते क्योंकि क्रोमियम स्टील के ऊपर डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए सबसे पहले हम स्टील के ऊपर कॉपर या निकल की थिन लेयर लगाते हैं और उसके बाद क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। क्योंकि हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर रहे हैं इसीलिए हम एनोड यूज़ करेंगे क्रोमियम का। एनोड के ऊपर हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा हम लेंगे कैथोड, और कैथोड हम लेंगे स्टील ऑब्जेक्ट का जिसको हमने प्री कोट किया हुआ है विद कॉपर या निकल। इन दोनों रॉड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है विद बैटरी। अब हम इनको डिप करेंगे किस इलेक्ट्रोलाइट में, जो हमने एनोड यूज़ किया, यानी कि हमने क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है तो क्रोमियम का सॉल्यूशन लेंगे। तो हम इस सॉल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और सेम हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ताकि हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट किया जा सके। क्रोमियम सल्फेट पानी में जाके क्रोमियम आयंस और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमने क्रोमियम एज एनोड लिया है तो क्रोमियम जो है एनोड पे क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे जो वायर के थ्रू कैथोड की तरफ जाएंगे। क्रोमियम सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्रोमियम जो है वो अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्रोमियम कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह हम क्रोमियम की प्लेटिंग कर लेंगे। टॉपिक 4.5 गैल्वेनिक सेल्स, डैनियल सेल्स। गैल्वेनिक सेल ये एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। यहाँ पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद होता है, इसीलिए इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले इस सेल को डिस्कवर किया था अलेजेंड्रो वोल्टा ने, इसीलिए इस सेल को हम वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। जबकि इसके पहले सेल को कंस्ट्रक्ट किया था फ्रेडरिक डैनियल ने बाय यूजिंग जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसको हम डैनियल सेल भी कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ डैनियल सेल, इसमें जिंक और कॉपर यूज़ किया है। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो है उसको हम एनोड बनाएंगे और कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड। हर इलेक्ट्रोड को उसके अपने सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक के सॉल्यूशन में और कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में। दरमियान में एक सॉल्ट ब्रिज लगाई जाती है जो यू ट्यूब होती है और इसको फिल किया जाता है विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ताकि हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सकें। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है और उसको कैसे मेंटेन करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है विद वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, यानी कि कितना करंट पास हुआ है उसको मेजर करता है। हाफ सेल्स, हर मेटल रोड को जो अपने सॉल्यूशन में डिप हुआ होता है उसको हम हाफ सेल कहते हैं। तो डैनियल सेल के अंदर तो टोटल 2 हाफ सेल्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं सीरीज में। तो ये गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल इसको हम कह सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसमें एक जिंक रॉड है जिसको हमने एनोड का बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें एक जिंक रॉड है जिसको हम
एनोड बनाते हैं और दूसरा कॉपर रॉड है जिसको हम कैथोड बनाते हैं और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ वायर। दरमियान में वोल्ट मीटर है जो मेजर करेगा करंट को। जिंक का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन लूज करने का वो ज़्यादा है, इसीलिए जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जो वायर के थ्रू कैथोड की तरफ मूव करेगा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। हमने जिंक को जिंक सल्फेट के आयंस में डिप किया था, इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट होगा जिंक आयन और सल्फेट आयन का। और जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो जिंक के आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि जब रिएक्शन होगा तो जिंक की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज कर जाएगी और सल्फेट की जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयंस होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि कॉपर की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होती जाएगी और सल्फेट आयंस की ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि एनोड की तरफ जो है वो पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जबकि नेगेटिव की कम होगी, और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कॉपर की पॉजिटिव की कम होगी, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और रिएक्शन नहीं होता फिर। इसीलिए इस रिएक्शन को मेंटेन करने के लिए, इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए हम दरमियान में ना सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक सॉल्ट होता है जो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। हमें पता है कि सॉल्ट अपने आयंस में स्प्लिट करता है। अब चूंकि यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम है तो इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट का जो नेगेटिव आयन होगा वो इस तरफ को मूव करेगा, और यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट जो है वो इस तरफ को मूव करेगा। सॉल्ट ब्रिज ऐसा बनाया जाता है जिससे सॉल्यूशंस मिक्स ना हो, बस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसका मतलब क्लोराइड आयंस यहाँ पर आ जाएंगे ताकि सॉल्यूशन में नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस हो सके, और इसी तरह पोटेशियम के आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस यहाँ पर आ जाएंगे ताकि सॉल्यूशन की जो आयंस है उनको बैलेंस किया जा सके। इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो, जैसे कि अभी हमने नोट किया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम जिंक एनोड टू कॉपर रॉड कैथोड थ्रू एक्सटर्नल वायर। जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जो वायर के थ्रू मूव करता है कैथोड की तरफ। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कैथोड की तरफ जो कॉपर आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये फिनोमेना इसीलिए होता है क्योंकि जिंक की टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज कॉपर से ज़्यादा होती है। एट एनोड जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड एट कैथोड कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। Concept Assessment Exercise 4.2. Sketch a voltaic cell labeling the cathode, the anode and the direction of flow of electrons. Use the following chemicals: silver, zinc, silver nitrate and zinc sulfate. It means कि हमने दो रॉड लेनी है जिंक और सिल्वर की। सिल्वर को हम डिप करेंगे सिल्वर के सोल्यूशन यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में, और जिंक को जिंक के सोल्यूशन यानी कि जिंक सल्फेट में। यहाँ पर हमें एक हिंट भी गिवन है दैट जिंक इज़ मोर एक्टिव देन सिल्वर। इट मीन्स कि जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन पावर सिल्वर से ज़्यादा है। इसका मतलब जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और सिल्वर रिड्यूस करेगा। तो ये सिंपल वोल्टाइक सेल है। इसमें एक एनोड होगा तो हम एक रॉड के ऊपर एनोड लिख देते हैं और दूसरी रॉड के ऊपर कैथोड। अभी हमने बात की कि जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब ये है जो एनोड है वो जिंक का बनाएंगे और जो कैथोड है वो सिल्वर का। जिंक को हमने जिंक के सॉल्यूशन में डिप किया है, इसका मतलब यहाँ पर जिंक सल्फेट है, और दूसरी तरफ सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप हुआ है। जिंक ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से थ्रू बैटरी कैथोड की तरफ। दरमियान में हमने सॉल्ट ब्रिज जो है वो लगाया हुआ है। सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, लाइक हमने यहाँ पर KCl सॉल्ट लिया है। टॉपिक 4.6 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है
ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी हम किसी मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो वो मेटल ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमने दो मेटल्स लिए थे, एक जिंक मेटल लिया था और उसको हमने डिप किया था जिंक यानी कि उसी मेटल के सॉल्यूशन में। इसी तरह हमने दूसरा रॉड लिया था कॉपर रॉड और कॉपर रॉड को हमने डिप किया था कॉपर के सॉल्यूशन में। दोनों रॉड्स को हमने कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ वायर और दरमियान में हमने वोल्ट मीटर को रखा था इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेजर करने के लिए। दरमियान में हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज भी अटैच की हुई थी। हमने ये नोट किया कि जो जिंक है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी उस रॉड पे और जो कॉपर रॉड थी वहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। मतलब जो जिंक था वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके कॉपर की तरफ जा रहे थे और कॉपर पे जो कॉपर के आयन से सॉल्यूशन में वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर के ऊपर ही डिपॉजिट हो रहे थे। मतलब कि जो जिंक रॉड था वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी और कॉपर रॉड में रिडक्शन हो रही थी। किस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगी और किस रॉड पे रिडक्शन होगी ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयुपिक सिस्टम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये है कि दो मेटल्स जो आपस में कनेक्टेड हैं हम उन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को देखते हैं। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिड्यूस करता है और जिसकी कम होती है वो ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हुआ है इसका मतलब ये है कि कॉपर की रिडक्शन के पोटेंशियल की वैल्यू जिंक से ज़्यादा होगी। ये हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन रिड्यूस और कौन ऑक्सीडाइज करेगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम इसको रेफरेंस लेते हैं और हर मेटल जिसका पोटेंशियल हमने फाइंड करना होता है हम उसको SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं विद X मेटल जिसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर कनेक्टिंग हम ये नोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उस X मेटल की तरफ है। इसका मतलब ये है कि वो जो X मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा था। अब हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है, तो ये 0 वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस X मेटल की तरफ है इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इस X मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी। क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ किसी एक और मेटल Y लेते हैं और कनेक्ट करते हैं और हम नोट करते हैं कि कनेक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इट इज़ फ्रॉम Y टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये होगा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है की वैल्यू है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो अगर इसकी 0 है तो इसकी वैल्यू इसका मतलब है माइनस में होगी। कितनी माइनस में होगी ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। इसी तरह हम हर मेटल को कनेक्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अभी जैसे कि हमने बात की कि हम आयुपिक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इस तरह हमारे पास हर मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है।
जब हम इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस सीरीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। वो मेटल जो इस सीरीज़ में ऊपर होती हैं, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन करती हैं। और इस सीरीज़ में वो मेटल जो नीचे होती हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिव होती हैं, तो इसका मतलब है वो रिडक्शन करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आप नोट कर सकते हैं कि लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 है, पोटेशियम की -2.92 है, बेरियम की -2.90 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिथियम और पोटेशियम को कंपेयर करें तो पोटेशियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम रिड्यूस करेगा तो लिथियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिड्यूस करता है और जिसकी कम होती है वो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज करता है। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स जो सीरीज़ में ऊपर की तरफ होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और हम कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेल्फ चेक में देखा था कि हमने वहाँ पर लिखा हुआ था जिंक इज़ मोर एक्टिव। इसका मतलब है कि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरह मेटल जो लोअर होती हैं सीरीज़ में वो लेस रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो रिड्यूस करती हैं। वोल्टाइक सेल, जब हम वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि वो रॉड एनोड एक्ट करता है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रॉड कैथोड एक्ट करता है, यानी वहाँ पर रिडक्शन होती है। एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस एट द कैथोड, हमें पता है जो कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होती है, तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं सॉल्यूशन के वो उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो वो आयंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होते हैं वो प्रेफरेंशली जो है वो रिड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से नीचे है सीरीज़ में, सोडियम रिड्यूस नहीं होगा। इसी तरह एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज के आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इसी तरह अगर सॉल्यूशन में हैलाइड आयंस होंगे तो हैलाइड आयंस पहले डिस्चार्ज होंगे बिफोर OH आयंस। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड NaCl में जो क्लोरीन आयंस हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, हालांकि वो लोअर होते हैं सीरीज़ में लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होते बल्कि OH आयंस डिस्चार्ज होते हैं। अभी हमने देखा कि कंसनट्रेटेड में क्लोरीन आयंस डिस्चार्ज होते हैं जबकि डाइल्यूट में क्लोरीन डिस्चार्ज नहीं होता, इंस्टेड OH आयंस डिस्चार्ज होते हैं। इसकी दो रीजंस हैं। पहला है कंसंट्रेशन इफेक्ट। हालांकि Cl क्लोरीन आयंस जो हैं वो लोअर होते हैं सीरीज़ में, उनको डिस्चार्ज पहले करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट NaCl में चूँकि क्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज नहीं होता और OH नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं। मतलब है कि हम सिर्फ सीरीज़ को नहीं देखते, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। सेकंड, ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन आयंस को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव का O2 आयंस में कन्वर्ट होना। इसका मतलब है क्लोरीन को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, इसीलिए डाइल्यूट NaCl के केस में जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज नहीं होता बल्कि OH डिस्चार्ज हो जाता है। Concept Assessment Exercise 4.3 Which of the metals is more likely to undergo reduction? तो हम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी
वो रिड्यूस करेगा। इन दोनों में से जो आयरन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -1.66 है, जबकि एल्यूमिनियम की -0.44 है। हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूस करेगा। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। जिसकी कम वैल्यू होगी उसकी एबिलिटी टू रिड्यूस कम होगी। इसका मतलब है कि पहले -2.71 वाला, फिर -0.76 एंड देन +0.34। क्योंकि हम नोट कर सकते हैं कि सोडियम के बाद जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है और जिंक के बाद कॉपर की ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है वो ठीक है। इसका मतलब है जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन का। आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स एंड द हाफ सेल इन विच रिडक्शन अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल। ये है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यहाँ पर है जिंक। जिंक के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कम होती है हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है और जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज करता है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड एक्ट करता है और जहाँ पे रिडक्शन होती है वो कैथोड एक्ट करता है। तो इसका मतलब है जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड एक्ट करेगा। टॉपिक 4.7 बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बैटरी भी एक गैल्वेनिक सेल है या हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास दो रॉड्स होते हैं, अपने सॉल्यूशन में डिप होते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था जिंक रॉड को डिप किया था जिंक के सॉल्यूशन में और कॉपर रॉड को डिप किया था कॉपर के सॉल्यूशन में और इनको थ्रू सर्किट कनेक्ट कर दिया था। एक रॉड पे ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम एनोड कहते हैं और दूसरी रॉड पे रिडक्शन होती है जिसको हम कैथोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू सर्किट टुवर्ड द कैथोड और वहाँ पर कैटाइंस जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ऑफ बैटरीज, ड्राई सेल्स, स्टोरेज सेल्स, मरकरी बैटरीज। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल। ये एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनिक सेल की जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाटर की प्रोडक्शन होती है और ये रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हीट रिलीज़ होती है, बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हमने पोरस कार्बन से सेपरेट किया होता है। इस रिएक्शन के लिए हम प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने कोट किया होता है इस कैटलिस्ट से। मिडल में हमारे पास हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन होता है। एक तरफ से हम हाइड्रोजन एंटर करते हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस को हम एंटर करते हैं थ्रू एनोड कंपार्टमेंट और ऑक्सीजन गैस को थ्रू कैथोड कंपार्टमेंट। ये हमारे पास फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन जो है ये एनोड से एंटर होती है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वो इलेक्ट्रॉन और OH आयंस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है, जो यहाँ से वाटर रिलीज़ होता है।
इसके लिए हमने हाई टेम्परेचर का यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो एवापोरेट हो जाता है। इसको फिर हम बाद में कंडेंस कर लेते हैं। ये होता है नोड पे रिएक्शन, हाइड्रोजन OH आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन OH आयंस प्रोड्यूस करता है, और ये है नेट रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से 0.9 वोल्ट करंट प्रोड्यूस होता है। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है, तो ये वाटर जब प्रोड्यूस होता है इसको कंडेंस किया जाता है और फिर एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल बहुत एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनमें वेस्ट जो है वो कम होता है, और हमने देखा है कि इसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसका ख़राब होने का ख़तरा कम होता है, इसीलिए इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी रिएक्टेंट की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ होता है जो रीन्यूएबल एनर्जी है, मतलब ख़त्म नहीं होती है, बार बार प्रोड्यूस होती है। जबकि अगर हम गैसोलीन इंजन्स की बात करें तो उसमें एक तो हमारे पास वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा इनमें जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा से जनरेट नहीं होता, इसीलिए इसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अगर हम फ्यूल सेल की डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं जो हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी बर्न कर जाता है, एक्सप्लोजिव नेचर है, इसीलिए इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट हम बहुत केयरफुली करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होता है, और ये जो प्रोसेस है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हमें हाइड्रोजन को केयरफुली हैंडल करना होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।